Hi, hello and welcome students. Welcome to the session. Myself Prashant Gupta welcoming you all. आज के सेशन बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स आपकी ऑप्टिक्स की वो ब्रांच है जिसमें आप लाइट को ट्रीट करते हो ऐसा वेव। तो नाउ ऑन लाइट विल बी ट्रीटेड एज अ वेव। और सर ये कैसी वेव है? देखो दो तरह की वेव्स होती हैं, मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव्स वो जिनको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम नेसेसरी है, और नॉन मैकेनिकल वेव्स वो जिनको ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम नेसेसरी नहीं होता। तो ये आपकी नॉन मैकेनिकल वेव है। ठीक है, कैसी वेव है? नॉन मैकेनिकल वेव है। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इस वेव को ट्रेवल करने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। इतनी बात समझ आ गया? अब अगर ये वेव है और ट्रेवल कर रही है तो अब देखो इंटरफेरेंस स्टार्ट करने का बेसिक सा मतलब क्या, सबसे पहले वेव को समझ लिया। वेव की इक्वेशन क्या होती है सर? कोई भी वेव अगर किसी स्पेस में चल रही है तो उसकी इक्वेशन को लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। दिस इज योर वेव इक्वेशन। किसी x लोकेशन पर किसी टाइम t पर ए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एक वेव का हो सकता था, तो जो एम्पलीट्यूड होगा उस वेव का y दैट विल बी इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। इसको बोलते हैं आप वेव इक्वेशन। ठीक है, अब देखो ऑब्वियस सी बात है, अभी आपने अगर आपने ऑसिलेशंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा हो, अगर सर इसमें आप ध्यान दो, ओमेगा जो होता है वो कैसा होता है सर? वो एक फिक्स क्वांटिटी होती है। के जो होता है वो कैसा होता है सर? दैट इज ऑल्सो फिक्स क्वांटिटी फॉर अ वेव। तो वेरिएबल क्या है? एक टी है जो वेरिएबल है, और आपके पास एक्स है जो वेरिएबल है। तो टी और एक्स आपके वेरिएबल होते हैं। ए भी जो होता है ये भी क्या होता है? एक वेव के लिए फिक्स होता है। तो फॉर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन एट डिफरेंट डिफरेंट टाइम एक वेव कैसे ट्रेवल कर रही है वो इस इक्वेशन से पता चलता है। लेट सपोज मेरी एक वेव है जो किसी टाइम टी पर और किसी पोजीशन एक्स पर इस तरह से मूव करती है। तो यहाँ पर लेट सपोज x1, यहाँ पर x2, यहाँ पर x3, कुछ कुछ x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज और डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर जो एम्पलीट्यूड्स होते हैं वो बताते हैं आपकी वेव इक्वेशन y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस के एक्स से। अब इस इक्वेशन में एक बात समझो, अगर इस इक्वेशन में मैं स्पेस को फिक्स कर दूं, क्या कर दूं? x को फिक्स कर दूं, तो इक्वेशन क्या बचेगी सर? इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस के भी फिक्स हो गया और x भी फिक्स हो गया। अगर दोनों चीजें फिक्स हो गए तो क्या मैं इन दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता हूं एक नए वैल्यू फाई से, विच इज अ कांस्टेंट। क्योंकि x भी फिक्स हो गया और k भी फिक्स हो गया, तो क्या दिक्कत आ रही है? इसको नए कांस्टेंट फाई से रिप्लेस कर दिया। कोई दिक्कत बच्चे? किससे रिप्लेस कर दिया? फाई से। और अगर आपको याद हो, इट इज अ इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई वेव ट्रेवल करती है तो स्पेस में तो वो ट्रेवल कर रही है, एनर्जी को ट्रेवल करवा रही है, लेकिन अगर उसमें उसकी लोकेशन को फिक्स कर दिया जाए तो क्या उस लोकेशन में वो पार्टिकल सिर्फ एसएचएम करता है? पार्टिकल मूव नहीं करता। किसी भी वेव में पार्टिकल मूवमेंट, नो पार्टिकल इज मूविंग। फ्लो ऑफ पार्टिकल नहीं होता। क्या होता है सर? वेव में आपके पास होता है फ्लो ऑफ एनर्जी। एनर्जी आपकी फ्लो करती है, पार्टिकल आपका आगे पीछे ऊपर नीचे होता है। जैसे आपने वो देखे हैं जो कुछ मशीन्स होती है ना, जैसे वेंडिंग मशीन्स होती है, वेंडिंग मशीन में ऐसे स्प्रिंग लगी होती है, आप पैसा डालते हो तो वो स्प्रिंग घूमती है और अंदर के जो आपका चिप्स रखा होता है वो बाहर की तरफ आता है। आप अगर ध्यान दो तो स्प्रिंग तो अपनी जगह ही घूम रही है, पर वो चिप्स फिर भी आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। सेम कहानी है कि पार्टिकल क्या होते हैं? अपनी जगह सिर्फ ऊपर नीचे होते हैं। इसके ऊपर एनर्जी जो होती है वो आपकी ट्रांसमिट होती है या मूव होती है या आगे बढ़ती है। बस इतनी सी बात समझो। और अगर मैं लोकेशन को फिक्स कर देता हूं तो मैं पार्टिकल की अगर मोशन की बात करूंगा तो पार्टिकल में क्या है सर? पार्टिकल एसएचएम है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एक सिंपल वेव इक्वेशन में इनफाइनाइट एसएचएम की बात हो रही है? क्यों? क्योंकि एक्स की कोई भी वैल्यू ले ले, एक्स की कोई भी वैल्यू ले ले, क्या हर एक एक्स की वैल्यू को यूज करके मैं एक नई इक्वेशन ऑफ
मोशन या इक्वेशन ऑफ वेव बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। तो सर मुझे एक बात समझ में आई कि एक इक्वेशन ऑफ वेव में इनफाइनाइट एसएचएम्स, बहुत सारे एसएचएम का समेशन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नंबर सेकंड चीज जो हमें समझनी है, दैट इज समझना हमें कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेज, और उन सोर्सेज के फिर एडिशन की बात करेंगे। सर वो सोर्सेज जो लेट सपोज मेरे पास एक सोर्स था S1, यहां से कोई वेव ट्रेवल करके पॉइंट ए पर आ रही है, और एक सोर्स था मेरे पास S2, यहां से कोई वेव ट्रेवल करके सेम पॉइंट पर आती है। जब वो आप इसी पॉइंट की बात करते हो तो क्या x आपने फिक्स कर दिया, क्योंकि मैं बात सिर्फ और सिर्फ इसी पॉइंट की कर रहा हूं। जैसे ही आपने x को फिक्स कर दिया तो इक्वेशन क्या बची सर, इक्वेशन बची, इसकी इक्वेशन हो जाएगी y1 इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा 1t प्लस फाइव 1, और इसकी इक्वेशन हो जाएगी y2 इज इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा 2t प्लस फाइव 2। कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं सर, ऐसे सोर्सेस जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, इज सेम, और उनके बीच का जो फेज डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस इज ईदर सेम और नॉट चेंजिंग विद टाइम। या तो दोनों का सेम होगा, और अगर सेम नहीं भी होता है फेज डिफरेंस तो क्या होगा, और वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता। ऐसे सोर्सेस को बोला जाता है कोहेरेंट सोर्सेस, ठीक है। और फेज क्या होता है सर, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जो आप लिखते हो तो साइन के अंदर जो भी कुछ है दिस इज कॉल्ड फेज। क्या कहते हैं इसको आप, फेज बोल रहे हो। तो कोहेरेंट सोर्सेस ऐसे सोर्सेस हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, और जो फेज डिफरेंस अगर आता भी है वैसे तो सेम ही होगा फेज, लेकिन अगर मान लो कुछ फेज डिफरेंस है भी तो वो फेज डिफरेंस बेसिकली क्या है, टाइम के साथ चेंज नहीं होता, उस लोकेशन पर फिक्स है। वो फेज डिफरेंस कैसा उस लोकेशन पर फिक्स है। ऐसे सोर्सेस को हम बोलते हैं कि कोहेरेंट सोर्सेस है। एग्जांपल के तौर पर आप दे सकते हो कि लेट सपोज एक इक्वेशन, एक वेव है मेरे पास y1 इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव 2। तो अगर आप यहां देखो चेंज इन फेज की बात करो तो क्या है, तो चेंज इन फेज मिलेगा फाइव 2 माइनस फाइव 1, क्योंकि ओमेगा 2 तो कट जाएंगे। तो ये क्या है सर, ये टाइम इंडिपेंडेंट फेज है, यानी टाइम के साथ चेंज नहीं होने वाला। कभी कभी दोनों फेज सेम भी होंगे तो नेट फेज जीरो भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि डेल्टा फेज की वैल्यू जीरो हो। तो दोनों केसेस के लिए आप बोलोगे क्या ये कोहेरेंट सोर्सेस है। अब बात ये आती है कि सर कोहेरेंट सोर्सेस ऐड कैसे होते हैं, ठीक है, बात होती है एडिशन ऑफ कोहेरेंट सोर्सेस। एडिशन ऑफ कोहेरेंट सोर्सेस, ठीक है। कोहेरेंट सोर्सेस की अगर एडिशन की अब बात करें, लेट सपोज मैं एक साइन वेव बनाता हूं कुछ इस तरह से, ध्यान देना बच्चों। यहां पर मैं एक साइन वेव बनाने की कोशिश करता हूं कुछ इस तरह से, ठीक है। ये आपकी कुछ इस तरह की साइन वेव है, ठीक है। अब अगर आप चाह रहे हो, ये एक साइन वेव है, क्या दूसरी साइन वेव भी ऐसी ही होगी, एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो सकता है पर क्या फ्रीक्वेंसी सेम है। और फ्रीक्वेंसी सेम है इसका मतलब क्या है, इसका बेसिक सा मतलब है सर, अगर लेट सपोज एम्पलीट्यूड डिफरेंट कर देता हूं लेकिन फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेगी ना भाई, एम्पलीट्यूड कर दिया डिफरेंट, फ्रीक्वेंसी तो फिर भी सेम ही रहेगी। हाँ,
तो ये मेरे पास दो मेरे पास क्या है, कोहेरेंट सोर्सेज है जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड लेट सपोज A1 हो जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड लेट सपोज A2 हो जाएगा। अब ये दोनों सोर्सेज अब एक दूसरे के पास आएंगे, कोहेरेंट सोर्सेज आएंगे, तो आपको चेक करना रहेगा। एक बात सोचो, अगर एडिशन कुछ इस तरह से आता है कि क्या हो रहा है कि एक के मैक्सिमा पर दूसरे का मिनिमा आ जाए, क्या आ जाए, इस तरह का सोर्सेज अगर बन जाए कि एक के मैक्सिमा पर दूसरे का मिनिमा आ जाए, तो क्या कहूंगा कि दोनों के जो मैक्सिमाज होंगे आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। लेकिन अगर एक के मैक्सिमा पर दूसरे का मैक्सिमा आ जाए तो क्या होगा सर, दोनों के जो मैक्सिमाज है आपस में ऐड होके एक बड़ा मैक्सिमा देंगे। क्या यही समझ आता है? इसी तरह से एडिशन करा जाता है कोहेरेंट सोर्सेज का, कि अगर मैं मान के चलूं, देखो मैक्सिमा टू मैक्सिमा का डिफरेंस क्या होता है सर, ये लैम्डा होता है, और मिनिमा से मिनिमा का भी क्या होता है सर, वो भी लैम्डा ही होता है ना भाई। और इन दोनों ये कोहेरेंट सोर्सेज हैं, तो इनका लैम्डा भी सेम ही होगा, क्या वेवलेंथ सेम होगी, क्या सेम मीडियम में फ्रीक्वेंसी सेम है तो वेवलेंथ भी सेम होने वाली है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर ऐसा हो जाए, आप समझो ये सारी चीज किस पे डिपेंड करती है, फेज पे डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि आपने जहां से स्टार्ट करा, लेट सपोज ये दोनों इसी सेम जगह से स्टार्ट नहीं करते, ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे। अगर सेम जगह से स्टार्ट करते तो सर ये कुछ ऐसे स्टार्ट करते और फेज सेम होता तो एडिशन हो जाता। मान लेते इनके बीच में कुछ फेज डिफरेंस है, यानी जब इसने स्टार्ट करा तो ये कुछ, अब अगर ये 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है इनके पास, तो क्या इसके मैक्सिमा पे उसका मिनिमा और उसके मिनिमा पर इसका मैक्सिमा, ये वैल्यूज चेंज होगी। तो ये सारी बातें किस पे डिपेंड करती हैं बच्चे, ये सारी बातें डिपेंड करती है फेज डिफरेंस पे। अगर इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस डेल्टा फाई, जिसको मैं बोलता हूं फेज डिफरेंस, अगर ये फेज डिफरेंस या तो जीरो है या तो मल्टीपल ऑफ 2 पाई है, यानी 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ठीक है भाई, ऐसा अगर ये होता है कि इसका फेज डिफरेंस, तो आप बोलोगे सर ये जो फेज डिफरेंस है दैट विल रिजल्ट इन मैक्सिमा, ठीक है, दैट विल रिजल्ट इन मैक्सिमा। और अगर फेज डिफरेंस इज अ मल्टीपल ऑफ पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई जिसे कहेंगे, तो दैट विल रिजल्ट इन मिनिमा, ठीक है। 180 का फेज डिफरेंस क्या रिप्रेजेंट करेगा, मिनिमा को रिप्रेजेंट करेगा। 0 या 360 का फेज डिफरेंस क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज आपको बतानी है कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है। क्या बोला मैंने कि सर फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है, ये बताना है। अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं, अगर आपने क्या बनाई, एक साइन वेव बनाई है कुछ इस तरह से, तो सर ये जो साइन वेव हम बनाते हैं कुछ, ये अगर मैं साइन वेव की बात करूं, एक साइन वेव की जो वेवलेंथ होती है सर वो लैम्डा होती है, और उस एक वेवलेंथ में क्या हम बोलते हैं कि ये 360 डिग्री, क्या या 360 डिग्री बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं 2 पाई, तो 2 पाई फेज ट्रेवल करता है, एक लैम्डा पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई फेज डिफरेंस, है ना भाई। इतनी बात समझ आ रही थी ना। यानी अगर मैं ऐसा सोच के चलता हूं तो मैं कह सकता हूं कि सर दैट फाई फेज इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाई पाथ डिफरेंस। बात समझ पा रहे हो मेरी? यानी डेल्टा फाई फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई पाथ डिफरेंस, डेल्टा एक्स लिख देते हैं इस चीज को। ये एक रिलेशन है जो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। इसका मतलब क्या है जरा समझो। अगर फेज डिफरेंस है 0 का, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है सर, डेल्टा एक्स की वैल्यू भी 0 है। अगर फेज डिफरेंस है पाई का, किसका, इसको लिखना चाहिए 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है ना। अगर फेज डिफरेंस है पाई का,
तो डेल्टा एस पाथ डिफरेंस, अगर डेल्टा फाई की वैल्यू पाई है, इसका मतलब क्या है डेल्टा, अगर यहाँ पे अगर मैं पाई वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो आ जाएगा सर पाई इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स। तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा सर, फेज डिफरेंस आ जाएगा लैम्डा बाय 2 का। अगर मैं डेल्टा फाई की वैल्यू रख दूं 2 पाई, अगर 2 पाई रखा तो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा सर, डेल्टा एक्स आ जाएगा लैम्डा। अगर डेल्टा फाई की वैल्यू रख दिया लेट सपोज 3 पाई, अगर 3 पाई रख दिया तो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा सर, डेल्टा एक्स आ जाएगा 3 लैम्डा बाय 2। तुम बात समझ रहे हो, इसी तरह से वैल्यूज आके जाती रहेंगी। यानी जब आपने स्टार्टिंग में लिखा था कि फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इसका मतलब था क्या, पाथ डिफरेंस 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ये अगर होगा तो मैक्सिमम की बात होगी। और यहां पर अगर पाथ डिफरेंस की बात करूं तो कितना, लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन, ये क्या देंगे, मिनिमास देंगे। बस इतनी सी बात समझनी है तुम्हें। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस करस्पॉन्डिंग, किस पाथ डिफरेंस के लिए मैक्सिमम मिलेगा, किस फेज डिफरेंस के लिए मैक्सिमम मिलेगा, किस पाथ डिफरेंस के लिए मिनिमम मिलेगा, किस फेज डिफरेंस के लिए मिनिमम मिलेगा। अगर इतना समझ गए तो ये समझ लो इंटरफेरेंस तो हो गया, इससे ज्यादा और कुछ है नहीं। ठीक है, इतनी बात अगर समझ गए हो तो इंटरफेरेंस तो हो गया, इससे ज्यादा कुछ खास है नहीं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ना इंटरफेरेंस में आप क्या निकालते हो, पाथ डिफरेंस निकालते हो, उसके करंटिंग फेज डिफरेंस निकालते हो, और फिर उसके आगे की सारी कहानी करते हो। ठीक है, ये सारी बातें समझ आ गई थी। अब हम बात करते हैं इक्वेशन की। लेट सपोज मेरे पास दो इक्वेशंस थी कि y1 इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी और y2 इज इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। मैं जान के बोल रहा हूं इसमें फाइव का फेज डिफरेंस है। जो आपकी वेव होती है इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा इन दो वेव्स की वजह से किसी लोकेशन पर, क्योंकि तुम देख रहे हो मैंने x की वैल्यू फिक्स कर दी है, ठीक है, x की वैल्यू फिक्स कर दी, इसका मतलब सिर्फ इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो किसी एक लोकेशन पर जो नेट वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी सर, इट विल बी इक्वल्स टू y1 प्लस y2। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू वैल्यू डालो y1 प्लस y2 की, तो a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसको आप सॉल्व वॉल्व करके जो नेट वैल्यू आपके पास आती है मैं उसको डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, सोल्यूशन आप कर सकते हो, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को साइन सी प्लस डी के फॉर्मूले से खोलो, कॉमन वॉमन लो, फिर जो क्वांटिटी बच गई उसको कुछ नाम दो, दूसरी क्वांटिटी को कुछ नाम दो। फाइनली जो मिलेगा कि वाई नेट, जो फाइनली मिलेगा वो क्या मिलेगा सर, वो मिलेगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos फाइव। ये होगा आपका नेट एम्पलीट्यूड ऑफ दैट लोकेशन। उस लोकेशन पर अगर आपके दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस पाई का है तो नेट जो आपको एम्पलीट्यूड मिलेगा वो ये मिलेगा। ठीक है, नेट एम्पलीट्यूड। अगर मान लो कि दोनों एम्पलीट्यूड सेम होते हैं, a1 इज इक्वल्स टू a2, अगर ऐसा हो जाए तो y नेट की वैल्यू क्या मिलेगी सर, y नेट की मिलेगी 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos फाइव अंडर रूट के अंदर। अगर 2a स्क्वायर में कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस फाइव अंडर रूट के अंदर। 1 प्लस कॉस फाइव बेसिकली होता है ट्वाइस ए स्क्वायर के साथ 2 साइन फाइव बाई 2 अंडर रूट के अंदर। ठीक है भाई, तो बेसिकली साइन स्क्वायर 5/2। तो बेसिकली बचने क्या वाला है सर, वाई नेट की जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मुझे मिलेगी बेसिकली 2a साइन 5/2, 2a साइन 5/2। बेसिकली होता क्या है, cos 2 थीटा की वैल्यू होती है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे साइन को अगर मैं चेंज कर लूं तो क्या आ जाएगा सर, cos स्क्वायर थीटा, और साइन को चेंज करके लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या आ जाएगा सर, आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1।
ये आ गई cos 2 थीटा की वैल्यू। इस वन को यहाँ ले जाओ तो 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर थीटा। हाँ, इसको साइन नहीं cos करना है, मैं वही सोचा था कुछ दिक्कत है। ये है cos, तो हो जाएगा cos 1 प्लस cos थीटा। बेसिकली अगर तुम देखो तो इस आपको लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर थीटा। अब ये था 1 प्लस cos 5, तो इसको लिखना पड़ेगा ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर 5/2। ये सॉल्व करके आपने नेट फोर्स जो निकाला वो ये निकाल लिया 2a cos 5/2। इसका बेसिक सा मतलब क्या है, अगर फेज डिफरेंस आपका है 0 का तो y नेट कितना मिलेगा सर, y नेट मिलेगा 2a। अगर फेज डिफरेंस आपका हो जाता है पाई का तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, पाई/2 का मतलब क्या 90, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है सर, cos 90 की वैल्यू होती है 0। बात समझ पा रहे हो मेरी। अगर फेज डिफरेंस या फाई 0 है तो नेट 2a मिल गया, और फेज डिफरेंस अगर पाई है तो नेट 0 मिल गया। क्या सारी बातें समझ पा रहे हो मेरी। 180 डिग्री जो फेज होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, मिनिमा को, और 0 फेज जो होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमा को। सिंपल सी इतनी सी बात है बस, ठीक है। तो इससे कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा हमने लिख ली है, ठीक है। कंडीशन फॉर मैक्सिमा क्या होती है कि पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल्स टू n मल्टीपल ऑफ लैम्डा। n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चलेगी, और डेल्टा फाई शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ फाई, यानी 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, ठीक है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। तो लिख सकते हैं आप 2n पाई। n की वैल्यू 0 तो 0, 1 तो 2 पाई, 2 तो 4 पाई, 3 तो 6 पाई। या n की वैल्यू इज गोइंग फ्रॉम 1 2 3 और 0 भी, इस तरह से ऐसे ऐसे। दिस इज कॉल्ड कंडीशन फॉर मैक्सिमा। अगर मैं बात करूं कंडीशन फॉर मिनिमा की, तो मिनिमा की क्या कंडीशन है, मिनिमा का बेसिक से मतलब वो होता है वो जगह यहाँ पर आपको एम्पलीट्यूड सबसे कम मिलेगा। तो पाथ डिफरेंस जो होना चाहिए इट शुड बी अ ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2, यानी 2n + 1 λ/2 है। n की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है सर, n की वैल्यू जा रही है 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। 0 रखूंगा तो λ/2, 1 रखूंगा तो 3 λ/2, 2 रखूंगा तो 5 λ/2, ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 मिल चुका है। और फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए सर, फेज डिफरेंस होना चाहिए क्या, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो 2n + 1 पाई। n की वैल्यू फिर से 0 1 2 3, 0 रखूंगा तो पाई, 1 रखूंगा तो 3 पाई, 2 रखूंगा तो 5 पाई। तो ये है आपकी कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, और ये कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा आपकी पूरे इंटरफेरेंस में सेम रहने वाली है, कहीं भी चेंज नहीं होगी। बात क्लियर है। अब बात करते हैं, तो आपने एम्पलीट्यूड्स की बात करी सर, एक बार इंटेंसिटी की बात करते हैं, ठीक है। मुझे एक चीज पता था कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ठीक है भाई। इंटेंसिटी जो होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। इतनी बात समझ आई। तो हमने जो नेट रिजल्टेंट की बात करी थी एम्पलीट्यूड के, सर उसका फॉर्मूला ये आ रहा था, नेट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a1 a1 a2 cos phi। इसी को यूज करके मैं लिख सकता हूं कि सर a नेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos phi। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब अगर मैक्सिमा है, इसका मतलब फॉर मैक्सिमा cos phi इज इक्वल्स टू 1, तो ये बचता क्या है सर, ये बचता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2। इसका मतलब क्या हो जाता है a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, ये हो जाता है a नेट का होल स्क्वायर मैक्सिमा के लिए। फॉर मिनिमा की अगर मैं बात करूं तो क्या है, cos phi इज इक्वल्स टू -1, तो सर -1 जैसे अंदर से आता है तो क्या बचेगा, ये आपके पास बचेगा सिर्फ माइनस का 2a1 a2, यस और नो। a नेट का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2, जो कि बेसिकली क्या होता है a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर।
ये होता है आपका ए नेट का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए इज आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ए स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं सर आई मैक्सिमा विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, और आई मिनिमा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। जनरल फॉर्मूले की बात करो तो जनरल फॉर्मूला लिख सकते हो कि आई नेट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स आई नॉट, जब I1 इज इक्वल्स टू I2 है उस केस में। ठीक है, व्हेन I1 इज इक्वल्स टू, इफ I1 इज इक्वल्स टू I2, और ये कब होगा, जब A1 इज इक्वल्स टू A2, उस केस में आई नेट जो होने वाला है दैट इज इक्वल्स टू बेसिकली 4 टाइम्स आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। ठीक है, ये आपका रिलेशन है, आई नेट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2, और ये आपके मैक्सिमम मिनिमा की फॉर्मूला। ये आपसे मैक्सिमा मिनिमा का डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे पूछ के वैल्यू पूछी जा सकती है कि लेट सपोज मेरे पास एक एम्पलीट्यूड है, इसको एम्पलीट्यूड की टर्म में भी लिख सकते हैं ना, ऊपर एम्पलीट्यूड के फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि लेट सपोज मेरे पास एक इंटेंसिटी आई है, दूसरी इंटेंसिटी है लेट सपोज 4i, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा बता सकते हैं, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा बता सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज मेरे पास दोनों इंटेंसिटी सेम है, इन दोनों के बीच का, दोनों जो सोर्सेज हैं इंटेंसिटी आई नॉट के, उनके बीच का फेज डिफरेंस 90 डिग्री है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी सर, cos 180 या पाई है तो cos 180 डिवाइड बाय 2, बेसिकली क्या 90/2 यानी जीरो, इंटेंसिटी जीरो। लेट सपोज अगर फेज डिफरेंस जीरो है तो इंटेंसिटी 4i नॉट। ठीक है, तो आई जो मैक्सिमम हो सकता है, आई जो मैक्सिमम हो सकता है वो हो सकता है 4 टाइम्स आई नॉट, और आई जो मिनिमम हो सकता है वो हो सकता है जीरो। ये कब है, जब फाई इज इक्वल्स टू 0 डिग्री या उसके मल्टीपल है 2 पाई वगैरह, और ये कब है, जब फाई इज इक्वल्स टू पाई, 3 पाई और सो ऑन। तो इंटेंसिटी के मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यूज हमने समझ ली है। डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एम्पलीट्यूड का रिलेशन ये है तो इंटेंसिटी का रिलेशन बताओ, इंटेंसिटीज का रिलेशन ये है तो नेट इंटेंसिटी बताओ कितनी होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन जो है आप इन सारी चीजों से बता सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द वेरी फेमस एंड द वेरी इंपॉर्टेंट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में YDSE भी बोल देते हैं। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कोई भी क्वेश्चन अपने पेपर में इंटरफेरेंस से, तो शर्त लगा लो इस बात की कि वो आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा 200%। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बेसिकली आप करते क्या हो, आप सबसे पहले लेते हो एक इनिशियल सोर्स। क्या लिया आपने, एक सोर्स लिया। ठीक है, उस सोर्स को आपने क्या करा, उस सोर्स के आपने वेव फ्रंट्स क्या करे, डिवाइड करे, और उनको आपने कोहेरेंट सोर्सेस बनाया। कोहेरेंट सोर्सेस बनाने के बाद आपने एक स्क्रीन पर उसके क्या देखे, इमेजेस को देखा। जब स्क्रीन पर आपने इमेजेस देखी तो किस तरह का जो पैटर्न मिला, उस पैटर्न को आप बोलते हो, आपको एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, और इस एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो मान लो जी यहां पर आपने क्या करा, एक स्लिट बनाई, एक स्लिट आपने यहां बनाई और एक स्लिट आपने यहां बनाई। ये आपकी प्राइमरी स्लिट है, यानी यहां के इसके पीछे आपका क्या है, सोर्स। ठीक है, ये है आपकी प्राइमरी स्लिट S। यहां से आपने दो सेकेंडरी स्लिट S1 और S2 बनाते हो, जिनसे क्या होगा, जिनसे लाइट निकलेगी और आपकी स्क्रीन पर जाएगी। ठीक है भाई, इनसे लाइट निकलेगी और आपके स्क्रीन पर जाएगी। मान लेते हैं कि स्क्रीन पर कुछ इस तरह से जा रही है। ठीक है जी, मान ले इस तरह से आपकी स्क्रीन, ये आपकी स्क्रीन है। स्लिट से लेकर स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस होता है, कहां से, ये इस स्लिट से लेके जो स्क्रीन तक का डिस्टेंस है, इसको हमने बोला कैपिटल डी, इसको स्क्रीन डिस्टेंस बोला।
और दोनों स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम स्मॉल डी, स्लिट सेपरेशन बोल दो या डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करा जाता है। ठीक है, इन दोनों के बीच को हमने डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया कुछ इस तरह से। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इन दोनों से निकलने वाली वो जो रेज हैं किसी पॉइंट पी पर जाती हैं। ये आपका पॉइंट पी है जहां पर ये दोनों रेज आ रही है। ठीक है, S1 से भी जो रे है वो इस स्लिट तक आ रही है इस तरह से, और S2 से भी जो रे है वो भी स्लिट तक आ रही है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहां से एक वेव चली और ये वेव चलकर यहां पहुंची, यहां से भी एक वेव चली और ये वेव चलकर यहां पहुंची। जब ये दोनों वेव यहां पहुंची, ये आपका है मिड पॉइंट, इसको आप प्रिंसिपल मैक्सिमा बोलते हैं। ठीक है, जब ये दोनों रेज यहां पर इस तरह से चल रही थी तो हमें एक बात समझनी चाहिए कि क्या ये दोनों रेज सेम पाथ ट्रेवल करेंगी या कुछ डिफरेंट पाथ ट्रेवल करेंगी। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं इस पॉइंट से यहां पर एक क्या ड्रॉ करूं बच्चे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं कुछ इस तरह से। ठीक है, अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है कुछ इस तरह से, तो मुझे एक बात समझ आ रही है सर कि इस परपेंडिकुलर के लिए आप लिख सकते हो कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम होगा, है ना भाई, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम होंगे, लेकिन क्या ये जो आपको एक्स्ट्रा डिस्टेंस दिख रहा है, क्या S2P ने ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो है इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करा है विच इज योर पाथ डिफरेंस। क्या है आपका ये पाथ डिफरेंस। अगर दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस d है और मान लेते हैं कि ये एंगल क्या है, थीटा है, अगर ये एंगल थीटा होता है तो सेंटर से अगर मैं इस पॉइंट को मिलाता हूं पॉइंट P को, तो ये एंगल भी ज्योमेट्री से मैं प्रूव कर सकता हूं कि ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। ठीक है भाई, अगर दोनों स्लिट्स के बीच का एंगल d और उसके साथ ही एंगल थीटा है तो d sin थीटा विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एक्स, d sin थीटा विल बी इक्वल्स टू द पाथ डिफरेंस। ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखूं फॉर स्मॉल एंगल्स sin थीटा कैन बी रिप्रेजेंटेड एज tan थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना भाई। sin थीटा कैन बी रिप्रेजेंटेड एज tan थीटा and that can be represented as theta under the condition that theta is small। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो सर हमें बात समझ में आया, जो पाथ डिफरेंस की वैल्यू उसको आपने बोला कि ये वैल्यू d sin थीटा है, हमने उसको बोल दिया डेल्टा x। अब यहां से आप sin थीटा अगर इस वाले ट्राइंगल से देखो, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये आपका जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, यहां से लेके ये स्ट्रेट कैपिटल D, लेट सपोज यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो y है, इसको मैं करंटली yn से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको y से y लिख देते हैं। ठीक है, डिस्टेंस y है, तो अगर ये वाला ट्राइंगल आप देखो तो इसमें tan थीटा क्या होगा, tan थीटा सर होगा y अपॉन कैपिटल D, यस और नो, y अपॉन कैपिटल D होने वाला है ना, tan थीटा sin थीटा इज इक्वल टू tan थीटा अंडर द कंडीशन कि थीटा इज वेरी स्मॉल, और उस कंडीशन में अगर मैं देखूं तो मैं बोलूंगा कि d sin थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, या कह सकता हूं डेल्टा एक्स इज इक्वल टू दिस। अब ये आपका हो चुका है डेल्टा एक्स। अब अगर आपको चाहिए मैक्सिमा, तो मैक्सिमा की कंडीशन क्या थी कि पाथ डिफरेंस शुड बी मल्टीपल ऑफ n, क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ लैम्डा, यानी डी वाई अपॉन कैपिटल D शुड बी इक्वल्स टू n टाइम्स लैम्डा। दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा कि डी वाई बाय कैपिटल D शुड बी इक्वल्स टू n लैम्डा। यहां से अगर मैं y की बात करूं, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू वेयर, जहां पर आपको वैल्यू मिल रही है, दिस विल बी इक्वल्स टू n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। और लेट सपोज ये nth टर्म के लिए बात हो रही है तो इसको हम yn से रिप्रेजेंट करते हैं, तो yn की वैल्यू होती है n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। ठीक है, ये है कंडीशन फॉर मैक्सिमा फॉर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। यहाँ पर n की वैल्यू कहां से कहां तक ट्रेवल करिए, 0 1 2 एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कंडीशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा की, कंडीशन फॉर
मिनिमा की, तो यही पाथ डिफरेंस स्मॉल डी वाई बाय कैपिटल डी क्या इक्वल होना चाहिए 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 के, बिल्कुल सर बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से अब yn की वैल्यू क्या मिलेगी सर, yn की वैल्यू मिलेगी 2n प्लस 1 लैम्डा कैपिटल डी होल डिवाइडेड बाय 2 स्मॉल डी, ये आपका नया वैल्यू मिल जाएगी। दिस इज कॉल्ड कंडीशन फॉर मिनिमा। ये आपकी मिनिमाई कंडीशन हो गई, वो आपकी मैक्सिमाई कंडीशन हो गई। किस केस में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के केस में। सही है कहानी। आप इस तरह से इस चीज को जो है वो लिख सकते हैं। एक चीज जो है वो कॉइन करी जाती है जिसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। अब एक बात सोचो, अगर n की वैल्यू में क्या ले लूं, 0 ले लूं, इसका मतलब yn की वैल्यू क्या है, 0 है। यानी सेंटर पर जो चीज आपको मिलने वाली है वो क्या मिलने वाली है सर, सेंटर पर आपको मिलने वाला है मैक्सिमा। क्या मिलने वाला है, मैक्सिमा। यानी ये आपको ब्राइट पार्ट मिलेगा सेंटर पर, ठीक है, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लेट सपोज हम लोग बात करें n की वैल्यू 1 लेके चलते हैं। n की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो मैक्सिमा कब मिलता है सर, मैक्सिमा आपको मिलेगा 0 के बाद, जो नया मैक्सिमा मिलेगा वो मिलेगा लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी पर। और 0 के बाद जो पहला मिनिमा जो आपको मिलता है, फर्स्ट मिनिमा, वो आपको कहां मिलता है सर, वो आपको मिलता है लैम्डा बाई 2 पर। तो लैम्डा बाई 2 कैपिटल डी है ना, लैम्डा बाई 2 n की वैल्यू 0 रखने पे वैल्यू करें लैम्डा कैपिटल डी बाय 2 स्मॉल डी, ठीक है। यानी मुझे एक बात समझ में आ रही है कि मिनिमा सेकंड मैक्सिमा या फर्स्ट मैक्सिमा से पहले मिलने वाला है, फर्स्ट मिनिमा। तो प्रिंसिपल मैक्सिमा के बाद जो चीज मिलेगी वो क्या मिलेगी सर, वो मिलेगी मिनिमा। और क्या ये मिनिमा आपके सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों तरफ मिलेगा, बिल्कुल सर दोनों तरफ मिलेगा, क्योंकि दोनों तरफ के एंगल तो सेम रहेगा ना भाई, एंगल में थोड़ा ना चेंज आने वाला है दोनों तरफ की अगर बात करोगे। इसके बाद दोबारा से क्या मिलेगा सर, दोबारा से मिलेगा मैक्सिमा। क्या दोनों तरफ मिलेगा, बिल्कुल सर दोनों तरफ मिलेगा। फिर दोबारा क्या मिलेगा, फिर दोबारा सर मिलेगा मिनिमा दोनों तरफ। और ये जो पैटर्न होता है इसको बोलते हैं आप इंटरफेरेंस पैटर्न। जो सेंट्रल में आपको चीज दिख रही है इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। ये है आपका सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। तो मुझे एक बात समझ में आई कि मेरे पास डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट का क्या मिल रहा है, एक पैटर्न मिल रहा है, और उस पैटर्न की वैल्यू को आप बोलते हो इंटरफेरेंस पैटर्न। सेंटर में हमेशा आपको क्या मिलेगा, सेंटर में हमेशा आपको मैक्सिमा मिलने वाला है। और किस, अब देखो जो आप इसको बोलते हो ना फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा का मतलब क्या है, एन की वैल्यू 1 रखनी है, क्योंकि 0 पर तो क्या है, प्रिंसिपल ऑर्डर है या प्रिंसिपल मैक्सिमा है। तो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा का बेसिक सा मतलब क्या है कि एन की वैल्यू 1 2 3 रख देनी है। सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, सेकंड ऑर्डर मिनिमा, थर्ड ऑर्डर मिनिमा का बेसिक सा मतलब क्या है कि एन की वैल्यू 0 1 2 3 रख देनी है। तो ये आपको देते हैं मिनिमा। अब आप देख रहे हो कि ये मैक्सिमा और मिनिमा की ना एक विड्थ है, ये जो कुछ थिकनेस तक ये मैक्सिमा और मिनिमा है, इसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है कि yn प्लस 1 माइनस yn की जो वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ, और इसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, बीटा से। अगर आप ध्यान से देखो, चाहे मैक्सिमम में करो चाहे मिनिमम में करो, जो n की टर्म्स में आपके पास फॉर्मूला n प्लस 1 माइनस n करो तो बेसिकली वैल्यू क्या बचेगी सर, वैल्यू बचेगी लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये आपको वैल्यू बचेगी। तो बीटा, और ये मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के लिए सेम है, इज इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। दिस इज कॉल्ड द फ्रिंज विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। इंटरफेरेंस पैटर्न की जो फ्रिंज विड्थ होती है वो ये है। पैटर्न में मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन जो है वो आपके सामने दी हुई है, इस तरह से लिखी जाती है। पैटर्न दिखेगा कैसा सर, जो आपको स्क्रीन पर जो पैटर्न दिखेगा वो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, मान लो ऐसा, ठीक है। इसमें आपको बार बार क्या दिखेगा, व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक, ऐसे आपको कुछ पट्टियां सी दिखेंगी कुछ इस तरह से, ठीक है।
इस तरह का पैटर्न जो है वो आपको दिखाई देगा स्क्रीन पर, वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक। जो वाइट है जो क्या है सर, वो आपका मैक्सिमा है, जो ब्लैक है वो क्या है सर, वो आपका मिनिमा है। इस तरह से आपको ये पैटर्न जो है वो दिखाई देगा, ये पूरे में होगा पैटर्न, ठीक है। मैंने इतना तक दिखा दिया, लेकिन ये होगा पूरे में इस तरह से। और जितना थिकनेस है ब्लैक या व्हाइट पोर्शन की, दोनों की थिकनेस ब्लैक या व्हाइट पोर्शन की दोनों की सेम होती है, और वो बीटा को रिप्रेजेंट करती है, थिकनेस फ्रिंज विड्थ को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अरे भाई चल जा। हम्म तो इस तरह से आपको ये पैटर्न दिखाई देगा। एक्चुअल में अगर आप पैटर्न देखो ना, अभी आपको ये पैटर्न कुछ इस तरह से दिखा रहा है। अगर मैं इसका इंटेंसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, इंटेंसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ आपको बनाने की कोशिश करूं, आपको दिख रहा है इक्वी स्पेस्ड ग्राफ आपको दिख रहा है। तो इसका बेसिक सा मतलब ये है कि अगर मैं इसका इंटेंसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपके सामने वर्सेस पोजीशन ग्राफ आपके सामने बनाऊंगा तो क्या मिलेगा। अगर ये आपको प्रिंसिपल लाइन है तो आपको मैक्सिमा मिनिमा का एक इक्वी स्पेस्ड वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। ये इतना अच्छा बन नहीं पा रहा है, आप समझने की कोशिश करो कि आपको ये जो वैल्यूज मिलेगी कैसे मिलेगी, इक्वी स्पेस मिलने वाली है, ठीक है। ये इंटेंसिटी आई है और ये आपका विद रिस्पेक्ट टू वाई वैल्यू आप आगे पीछे जहां मूव करते हो पॉजिटिव और नेगेटिव, उस पर डिपेंडेंट जो इंटेंसिटी की वैल्यू होगी मैक्सिमम मिनिमम आपको इस तरह से दिखाई देगी, ठीक है। अगर एक्चुअल में आपसे पूछा जाए तो एक्चुअल में स्ट्रिक्टली अगर आप डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन थोड़ा ज्यादा करो और स्मॉल डी की वैल्यू कम करो तो ये आपको एक पैराबोला दिखता है, पैराबोला, सॉरी पैरा नहीं हाइपरबोला। अभी जैसे आपको ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना, एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो आपको एक एक पैराबोल हाइपरबोलिक स्ट्रक्चर दिखाई देता है कुछ इस तरह से। मान लो अगर इतनी मेरी स्क्रीन है, डी की वैल्यू ज्यादा कर दी जाए तो स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। कुछ इस तरह से। एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है, हाइपरबोलिक। तो कभी एक छोटा मोटा क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सीन ऑन द स्क्रीन, तो हाइपरबोला इज द करेक्ट स्ट्रक्चर। अगर आप, क्योंकि हम बहुत छोटे, ये तब होगा जब स्क्रीन इज वेरी लार्ज, क्योंकि हमारी स्क्रीन रिलेटिवली बहुत छोटी होती है तो हम सिर्फ इतने पोर्शन को ही देख पाते हैं, तो उसमें हमें क्या दिखता है, हमें स्ट्रेट लाइन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिखते हैं सेम इंटेंसिटी के। लेकिन ये पक्की सी बात है, जैसे जैसे आप दूर जाओगे इंटेंसिटी फेड डाउन होगी और आपको हाइपरबोलिक स्ट्रक्चर जो है वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का दिखने लगेगा। क्लियर सी बात है। लैम्डा पर आपके पास मैक्सिमा आएगा, फिर 2 लैम्डा पर मैक्सिमा आएगा, फिर 3 लैम्डा पर मैक्सिमा आएगा। तो अगर y की वैल्यू लैम्डा 2 लैम्डा, सिमिलरली यहाँ पर भी लैम्डा 2 लैम्डा, तो वहां पर आपके पास क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी अगर पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स की वैल्यू कुछ इस तरह से है तो, ठीक है। तो ये आपका इंटेंसिटी का ग्राफ जो है वो आपको इस तरह से दिख जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें अपने को और समझनी है। सबसे पहली बात, अगर यही एक्सपेरिमेंट आप व्हाइट लाइट से करो तो क्या नई चीज मिलेगी, क्या करें, यही एक्सपेरिमेंट हम व्हाइट लाइट से करें, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद व्हाइट लाइट, तो क्या होगा। सर मुझे पता है कि व्हाइट लाइट से अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो सेंटर तो आपको मिलेगा ब्राइट, सेंटर तो व्हाइट ही मिलेगा, सेंटर विल बी ब्राइट, ठीक है। पहली बात तो सेंटर तो ब्राइट मिलेगा, लेकिन सेंटर ब्राइट मिलने के बाद क्या डिफरेंट डिफरेंट कलर डिफरेंट डिफरेंट डेविएशंस देंगे, और सारे कलर डिफरेंट डेविएशंस देंगे, इसलिए आपको क्या मिलेगा, आपको हर कलर की अलग फ्रिंज विड्थ, एक अलग पैटर्न हर कलर का दिखने लगेगा। क्या बोला मैंने, हर कलर का एक अलग पैटर्न दिखने लगेगा,
इतनी सी बात क्लियर है। सेंटर जो होगा वो ब्राइट होगा, लेकिन अगर सेंटर के अलावा अगर बात करोगे तो आपको हर कलर का अलग अलग जो है वो वैल्यूज दिखने लगेगी। अगर इस पूरी चीज को किस में डाल दिया जाए, एक डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रो में डाल दिया जाए, इफ, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए इसलिए करा रहा हूं, इफ द होल सेटअप is drawn in refractive index n, तो क्या होगा सर? अगर ध्यान से देखा जाए, स्मॉल डी डिस्टेंस स्लिट के बीच का डिस्टेंस है, चेंज नहीं होगा। कैपिटल डी डिस्टेंस स्क्रीन से स्लिट का डिस्टेंस है, चेंज नहीं होने वाला। इकलौती चीज जो चेंज होगी पैटर्न में, वो क्या चेंज होगी सर? वेवलेंथ चेंज होगी। क्या होगी? वेवलेंथ चेंज होगी। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताया था लैम्डा अपॉन लैम्डा मीडियम की बात करता है ना? तो लैम्डा मीडियम क्या होगा सर? दैट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी भी चीज की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा होती है, इसका मतलब क्या है कि लैम्डा एम विल बी लेस देन लैम्डा। ये बात पक्की सी है। यानी अगर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला तुम ध्यान से देखो तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या था? लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ये फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला था। तो नई फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी डिवाइडेड बाय एन, यानी फ्रिंज विड्थ विल बी लेस देन द एक्चुअल वैल्यू। आपका जो सेटअप होगा उसकी जो फ्रिंज विड्थ हो जाएगी वो कम हो जाएगी, आपको जो पैटर्न होगा वो कोलैप्स्ड दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? कोलैप्स्ड दिखाई देगा, जब भी आप उसको क्या करते हो, किसी एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में अगर इस पूरे सेटअप को डाल देते हो तो। ये बात समझ आ पा रहे हो मेरी? यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट समझ आया? हमने क्या करना है, देखो यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट से सीधी सीधी बातें जो पूछी जाएंगी वो क्या, कि सेकंड मैक्सिमा यहां मिल रहा है, बताओ y की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू क्या है, कैपिटल D की वैल्यू क्या है। तीन चीजें हैं इस चीज में, देखो y, कैपिटल D, स्मॉल d, n। आपको चार में से तीन चीजें दे दी जाएंगी, चौथी पूछ ली जाएगी। सॉरी, पांच में से चार चीजें आपको दे दी जाएंगी और पांचवी आपसे पूछ ली जाएगी। कैपिटल एन ऑर्डर आपको दे रखे होंगे, वेवलेंथ आपको सिस्टम की देंगे, कैपिटल डी स्क्रीन से डिस्टेंस देंगे, स्लिट विड्थ या स्प्लिट सेपरेशन भी आपको देंगे, और सेंटर मैक्सिमा से जो डिस्टेंस है उस ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा का, वो yn की वैल्यू भी आपको देंगे। तो कोई चार वैल्यूज आपको देंगे और पांचवी आपसे पूछेंगे, बस दैट्स इट। उसके अलावा व्हाइट लाइट वाली एक चीज है जो पूछी गई है कभी ना कभी, फ्रिंज विड्थ पे क्या वैल्यू होती है वो पूछी गई है, इंटेंसिटी कैसे दिखती है वो पूछी गई है, एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा देखा जाता है तो हाइपरबोला स्ट्रक्चर दिया जाता है, वो कब आएगा? जब डी इज वेरी लार्ज। और उसके अलावा जब आप किसको पूरे सेटअप को किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगर डाल देते हो, किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन के मीडियम में अगर डाल देते हो तो क्या होगा सर? कोलैप्स्ड फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी, कोलैप्स्ड पैटर्न आपको दिखाई देगा। ये सब चेंजेस जो है वो आपको दिखाई देंगे किसमें? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, अगर आप इंटरफेरेंस कराते हो तो। ठीक है, चलो, इंटरफेरेंस या यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट क्लास से हम लोग नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आई होप ये सेशन बच्चों आपको समझ आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, दिस इज प्रशांत गुप्ता साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।